Chapter 6 Tissues, Session 3. In previous two sessions, we have studied about basic of tissue and we have started with the plant tissue. Today, we will study about a complex permanent tissue, which is a type of plant tissue. So let us start complex permanent tissue. The different type of tissues we have discussed until now are all made of one type of cells which look like each other. Such tissues are called a simple permanent tissue. जो ऑलरेडी हमने लास्ट सेशन के अंदर देखा सिंपल परमानेंट टिश्यू, वो सब जो बने रहता है टिश्यू सब एक ही टाइप के सेल्स के बने होते हैं, सबका लुक एक ही जैसा होता है, सबका फंक्शन एक जैसा होता है. Now yet another type of permanent tissue is a complex tissue. तो अब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. Complex tissues are made of more than one type of cells. All these cells coordinate to perform a common function. तो जो भी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है वो एक ही टाइप के सेल्स से नहीं बनते, वो अलग अलग टाइप्स के सेल्स का ग्रुप होता है एंड काम जो करेंगे वो सब कॉमन फंक्शन होगा, वो कॉमन काम करेंगे, सबका सेम काम होगा, भले उसका अलग अलग टाइप है सेल का बट उसका फंक्शन होगा सेम. Xylem and phloem are example of such complex tissues. तो ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है उसका एग्जांपल्स है जाइलम एंड फ्लोएम, जो हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर कंसीडर करते हैं. They are both conducting tissues and constitute a vascular bundle. तो दोनों कंडक्टिंग टिश्यू है. कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब होता है कि वो कुछ ना कुछ कंडक्ट करते रहते हैं. तो जाइलम होता है वो वाटर कंडक्ट करेंगे, मतलब उसके थ्रू वाटर फ्लो होगा, एंड फ्लोएम है उसके थ्रू फूड फ्लो होगा. ओके, तो ये दो टाइप्स है जाइलम एंड फ्लोएम जो हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं उसको. वास्कुलर टिश्यू इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्लांट, one that has made possible their survival in the terrestrial environment. तो ये एक वास्कुलर जो टिश्यू होते हैं प्लांट्स के अंदर वो एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, एंड ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू प्लांट्स को टेरेस्ट्रियल जगह पर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने के लिए उसको सपोर्ट करता है. टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर जनरली बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए, उसको वाटर चाहिए, तो वो वास्कुलर टिश्यूज के थ्रू पूरे प्लांट्स के अंदर सप्लाई होता है, इसलिए वास्कुलर टिश्यू एक अलग से डिस्टिंक्टिव फीचर है. Xylem consists of tracheids, vessels, xylem parenchyma that is given in figure 6.7 ABC and xylem fibers. तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि what is xylem made up of? Xylem is made up of tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fiber. This is a very simple question. Okay. Now let us see the diagram of xylem. So here you can see these are the tracheids. ओके, इसके थ्रू वाटर फ्लो होता है. ये है वेसल्स, अगेन वाटर फ्लो होने में हेल्प करता है, मिनरल्स फ्लो होने में हेल्प करता है, एंड ये है जाइलम पैरेंकिमा. तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स विल गिव यू जाइलम. ओके, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रैकिएड्स, वेसल्स एंड ऑल? ट्रैकिएड्स एंड वेसल्स हैव थिक वॉल्स and many are dead cells when mature. Tracheids and vessels are tubular structure. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम वाटर या कोई भी जो मिनरल्स रिलेटेड या कोई भी न्यूट्रिएंट्स रिलेटेड चीज़ है वो फ्लो हो सकती है. तो इसीलिए उसको हम बोल सकते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है. जैसे कि पाइप है वो हमारा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू वाटर फ्लो होता है. दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली, एंड इसीलिए प्लांट्स के अंदर जाइलम के थ्रू ये वाटर मिनरल्स फ्लो होते हैं. गॉट इट?
द पैरेंकिमा स्टोर्स फूड, तो जाइलम के अंदर जो पैरेंकिमा होता है वो फूड स्टोर करेगा. जाइलम फाइबर आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन, जो जाइलम फाइबर है वो एज ए सपोर्टिव काम करेगा, कि एज ए सपोर्ट है ये सब अलग अलग टिश्यूज के. नाउ कम्स द फ्लोएम. फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप्स ऑफ सेल्स: sieve cells, sieve tubes, companion cell, phloem fiber, and phloem parenchyma, which is given in figure 6.7d. तो फ्लोएम जिससे भी बना होता है वो 5 टाइप के अलग अलग सेल्स है. ओके, जो आपने देखा सिव सेल, सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेंकिमा. तो ये सब मिलाकर फ्लोएम बनता है. नाउ sieve tubes are tubular cells with a परफोरेटेड वॉल्स. परफोरेटेड मतलब छोटे छोटे उसके अंदर होल्स होते हैं. तो ये सीव ट्यूब्स का आपको जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है ये सीव ट्यूब्स है, उसमें छोटे छोटे वॉल मतलब उसकी वॉल्स है वो परफोरेटेड है, छोटे छोटे होल्स होते हैं उसके अंदर. ओके, वो ट्यूबुलर होते हैं जिसके थ्रू हम वाटर, फूड या कोई मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स. Except phloem fiber, other phloem cells are living cell. तो फ्लोएम के थ्रू क्या फ्लो होता है? तो फ्लोएम के थ्रू फूड फ्लो होता है. एंड फूड हमें पता है कि लीव्स में बनता है. जनरल लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट. तो लीव्स में फूड बनता है. वो लीव्स से जिस जिस पार्ट को जरूरत है खाने का वो अदर पार्ट्स को सप्लाई करेगा. एंड वो किसके थ्रू जाएगा? फ्लोएम के थ्रू. ओके, फ्लोएम फाइबर जो अकेला है, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर अदर सेल्स आर लिविंग सेल्स. फ्लोएम फाइबर है वो डेड सेल है, बाकी सब लिविंग. गॉट इट? So this was all about a complex permanent tissue. There were 2 complex tissues which were studied: xylem and phloem. Xylem transport water, phloem transports food. Okay, and उसके जो भी कंपोनेंट सेल्स है वो हमने देख लिए कि फ्लोएम किससे बनता है एंड जाइलम किससे बनता है. नाउ विल स्टार्ट विद एनिमल टिश्यू. तो जितना भी प्लांट टिश्यू के रिलेटेड हमने पढ़ा था वो खत्म हो गया है. अभी एनिमल टिश्यू. और एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू टोटली अलग है. तो यहाँ पे हम थोड़े अलग टाइप्स के टिश्यूज पढ़ने वाले हैं. व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट. How do these body parts move? For this, we have specialized cells called muscle cells, given in figure 6.8. तो जो भी हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहा है, ओके, तो सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि ब्रीथिंग. व्हेन यू ब्रीथ, आपका चेस्ट अप एंड डाउन मतलब बाहर निकलता है, इट कम्स आउट, इट गोज इन, तो फूलता है हमारा चेस्ट. गॉट इट? तो बॉडी के पार्ट्स मूव होते हैं. तो ये मूव कैसे होता है? मूव होने का रीजन है एक ही है कि वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मसल सेल्स. तो एक एग्जांपल देखते हैं मसल सेल का डायग्राम के थ्रू. कि सपोज वी द स्टमक वी नो, ओके, इट इज देयर इन आवर बॉडी. all human bodies have generally stomach, that we all know. Now the wall of the stomach is made up of some type of cells. वो मस्कुलर सेल होते हैं जनरली. तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है. अब ये मसल सेल को और डिटेल में देखेंगे तो वो ऐसे शेप दिखेगा हमें डिटेल में, माइक्रोस्कोपिक व्यू. एंड और प्रॉपरली माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है. स्पिंडल शेप, एक पाइप शेप. गॉट इट? तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, उसका सेल हमने देखा, स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं उस सेल के अंदर. तो ये है उसका एक स्ट्रक्चर. दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल. The contraction and relaxation of these cells result in the movement. तो हमारे हार्ट की बात करें तो जब भी हम वो बीट करता रहता है कंटिन्यूसली, तो रीजन है कि जब भी ब्लड अंदर जाता है हार्ट के अंदर तो हार्ट एक्सपांड होता है, तो मसल साथ में एक्सपांड होंगे, ठीक है, रिलैक्स होंगे. एंड वो टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जब भी होता है तो वो पर्टिकुलर पार्ट मूव करता है. सिमिलरली लंग्स ऐसे मूव करेंगे, स्टमक ऐसा मूव करेगा, इंटेस्टाइन मूव होगा. ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से ही मूव होता है टिश्यू. ड्यूरिंग ब्रीथिंग we inhale oxygen. Where does this oxygen go?
it is absorbed in the lungs and then is transported to all the body cells through blood. तो जब भी हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर गया, लंग्स के अंदर गया, फिर वहां से किधर जाता है? वेयर डज इट गो? इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द लंग्स. लंग्स के अंदर जब भी ब्लड जाता है तो ब्लड ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड ब्लड पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा. समझ में आ गया? Why would cell need oxygen? तो ये ब्लड ऑक्सीजन को क्यों सप्लाई कर रहे हैं पूरे बॉडी के अंदर? सेल्स को ये ऑक्सीजन क्यों चाहिए? तो द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड अर्लियर प्रोवाइड अ क्लू टू दिस क्वेश्चन. तो जब भी ये लास्ट से चैप्टर में हमें माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन देखा था कि इट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है. तो ये एनर्जी बनाने में, एटीपी बनाने में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होता है. इसीलिए हर एक बॉडी के हर एक सेल्स को ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस ज्यादा रहता है. ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर. तो जो ब्लड होता है वो पूरे बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे कंटिन्यूसली पूरे बॉडी में फ्लो होता रहता है. तो सब्सटेंस भी कैरी करता है, वाटर भी कैरी करता है, ऑक्सीजन भी कैरी करके अलग अलग पार्ट्स में सप्लाई करता है वो. फॉर एग्जाम्पल, इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल सेल्स. इट ऑल्सो कलेक्ट्स वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कैरीज देम टू द लीवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल. राइट? तो ये ब्लड जो ऑलरेडी बताया कि ऑक्सीजन एंड फूड कैरी करता है, पूरे बॉडी के वो सब सेल्स को सप्लाई करेगा. साथ में ही अलग अलग पार्ट्स में जो वेस्ट कलेक्ट होता है तो वेस्ट भी एब्जॉर्ब कर लेता है एंड वो वेस्ट लीवर के अंदर और किडनी के अंदर लेके जाता है और वहां से फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का. ब्लड फिल्टर होगा तो उसमें से वेस्ट मटेरियल किडनी निकाल लेता है एंड इट विल थ्रो आउट ऑफ आवर बॉडी. Blood and muscles are both example of tissue found in our body. ब्लड भी एक टिश्यू है, मसल भी एक टिश्यू है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है. आपको लग रहा होगा कि ब्लड टिश्यू सेल कैसे हो सकता है, बट ब्लड इज अ टिश्यू. On the basis of the functions they perform, we can think of a different types of animal tissue such as epithelial tissue, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. तो ये जो टिश्यूज है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है हमारे बॉडी के अंदर. हमें पता है कितने सारे अलग अलग टाइप के फंक्शंस हो रहे हैं कंटिन्यूअसली. तो सब के लिए अलग अलग टाइप्स के सेल, अलग अलग टाइप के टिश्यूज का रिक्वायरमेंट होता है. तो हम ह्यूमन बॉडी के अंदर, एनिमल बॉडी के अंदर, एनिमल टिश्यू के अंदर 4 अलग अलग टाइप्स के टिश्यू स्टडी करेंगे. epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. Got it? Blood is a type of connective tissue and muscles form muscular tissue. तो यहाँ पे हमने जो ब्लड की बात की, ब्लड ने काम क्या करता है ब्लड, तो वो कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि पूरे बॉडी में कनेक्ट करता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट को, हर एक सेल्स को कनेक्ट करता है. एंड द मसल्स दे फॉर्म मस्कुलर टिश्यू, दे हेल्प्स इन द मूवमेंट. We will study about animal tissues, and in that the first one is epithelial tissue. Let us see where is this epithelial tissue present and what is the function of it. The covering of the protective tissue in animal body are epithelial tissue. Epithelium covers most organs and cavities within the body. तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव टिश्यू एनिमल बॉडीज का, वो एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है. मान लो कि फर्स्ट वन इज द स्किन. स्किन इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. और हमारे जो ऑर्गन्स है वो सब का कवर भी एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है. इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स सेपरेट. द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोली एंड किडनी ट्यूब्यूल्स आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू. तो ये सब आपको पता होना चाहिए. ये हमारे बॉडी के अंदर एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है.
तो इन शॉर्ट ये एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है कि एक आउटर कोटिंग, आउटर लेयर फॉर्म करता है, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है, ये कवरिंग हम बोल सकते हैं उसको। तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उसको सेपरेट करने में हेल्प करता है, उसकी बाउंड्रीज बनाता है। तो वो इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ, जो माउथ का इनर लाइनिंग है वो एक कवरिंग से कवर मतलब बना हुआ है, एंड वो है एपिथेलियल टिश्यू। फिर लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल्स मतलब जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है, उसका लाइनिंग मतलब इनर साइड वो भी एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है, राइट। तो ये अलग अलग जो कवरिंग वाला एरिया है पूरे बॉडी के अंदर के पार्ट्स में, वो बनता है एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट। तो ये एकदम एक दूसरे के नजदीक होते हैं, जरा सा भी होल्स नहीं होता है, पोर्स नहीं होते हैं, एकदम टाइटली पैक होते हैं, कंटिन्यूअस रहते हैं शीट, वहां पे ब्रेकेज नहीं होता है कहीं पे। They have only a small amount of cementing material between them and almost no intercellular space. तो उसके they have a very small amount of cementing material, मतलब अलग अलग सेल्स होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू अलग अलग सेल से बनता है। तो सेल्स को ज्वाइन करने के लिए, मतलब उस यहाँ पे वर्ड यूज किया है सीमेंटिंग, मतलब ज्वाइन करने के लिए बहुत ही छोटा सा अमाउंट, मतलब बहुत ही छोटा सा मटेरियल यूज किया जाता है, ज्यादा मतलब क्वांटिटी में नहीं यूज करते हैं। एक्चुअली ये हम नहीं बनाते, ये नेचुरली होता है, मतलब नेचुरली बहुत कम सी मटेरियल यूज की जाती है ये दो अलग अलग सेल्स को ज्वाइन करने में। Obviously, anything entering or leaving the body must cross at least one layer of epithelium. तो हमारे बॉडी के अंदर या बाहर कोई भी चीज आ रही है या जा रही है, तो एक लेयर एपिथेलियम का उसको क्रॉस करना ही पड़ेगा, जो होगा स्किन। As a result, the permeability of the cells of various epithelia play an important role in regulating the exchange of materials between the body and the external environment, and also between the different parts of the body. तो ये जो परमिएबिलिटी मतलब क्या होता है कि परमिशन एक टाइप का, कि किसको अंदर जाने देना है, किसको बाहर आने देना है। तो ये एपिथेलियल जो होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा कि कौन सा मटेरियल बॉडी के अंदर जाएगा, कौन सा मटेरियल बॉडी के बाहर जाएगा। सो एपिथेलियम गिव्स द परमिशन, इट इज अ परमिएबल मेम्ब्रेन, यू कैन से परमिएबल लेयर है, मतलब वो परमिशन से आना जाना हो सकता है। रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, all epithelium is usually separated from underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane। मतलब जितने भी एपिथेलियम टाइप्स है जो हम ये लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले एपिथेलियम के टाइप्स, वो सब एक बेस लेयर के ऊपर फॉर्म होते हैं। मतलब क्या होता है कि एक बेस लेयर होगा, इसके ऊपर ये सब एपिथेलियम के सेल्स और वो सब यहाँ पे होंगे, ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप के सेल, सब में बेस रिक्वायरमेंट होगा, एक बेस मेम्ब्रेन सब में होगा कंपलसरी। Different epithelia, that is figure 6.9, showing a differing structures that correlate with their unique functions। तो सब में देखो ये नीचे का बेस मेम्ब्रेन है, सब के अंदर ये फाइब्रस बेस मेम्ब्रेन कॉमन है, एंड उसके ऊपर सब सेल्स होते हैं जहाँ पे सब सेल्स के अलग अलग स्ट्रक्चर्स है। तो आप देख सकते हो कि स्क्वामस एपिथेलियम है जो एकदम फ्लैट जैसा है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, मतलब यही है स्क्वामस, मतलब वो लेयर्स में जो है ये स्ट्रेटिफाइड। फिर है कॉलमनर, उसको हम बोलते हैं सिलिएटेड। कॉलमनर मतलब ये लंबे लंबे ऐसे बड़े बड़े सेल्स होते हैं, हाइटेड सेल। एंड क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल हमें पता है कि बॉक्स होता है, मतलब ये बॉक्स टाइप्स के सेल्स भी हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। तो ये चार अलग अलग टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज है जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, एंड ये सब का लोकेशन अलग अलग है, सब एपिथेलियल अलग अलग जगह पर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन cells lining blood vessels or lung alveoli, where transportation of substance occur through a selectively permeable surface, there is a simple flat kind of epithelium। तो एक एग्जांपल ले लें कि जो भी ब्लड वेसल्स है, लंग का एल्वियोली है,
वो सब में ट्रांसपोर्टेशन होता है कंटिन्यूसली, एंड वो उसमें डिफ्यूजन होना चाहिए कि मतलब जल्दी से बाहर आए या अंदर जाए कोई भी मटेरियल, वैसा टाइप का होना चाहिए। तो फ्लैट होना चाहिए जनरली, तो वहां पे फ्लैट एपिथेलियम यूज किया जाता है, एंड वो फ्लैट एपिथेलियम है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। So this is called a simple squamous epithelium, और स्क्वामा मींस स्केल ऑफ अ स्किन, मतलब जो स्किन होता है उसके ऊपर का एक पतला सा लेयर होता है, उसको हम स्केल बोलते हैं, राइट। तो जो लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लंग एल्वियोली के अंदर यूज होता है वो है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो आपको उसका नाम प्रॉपर्ली पता होना चाहिए कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल और लंग एल्वियोली। Simple squamous epithelial cells are extremely thin and flat and form a delicate lining. तो जो आपने अभी मैंने जो इमेज दिखाया था उसमें फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, एकदम पतला सा लेयर होगा। The esophagus and lining of the mouth are also covered with a squamous epithelium. तो ये जो लाइनिंग है हमारा इसोफेगस मतलब फूड पाइप होता है, और ये माउथ का लाइनिंग है वो सब स्क्वामस एपिथेलियम से कवर होते हैं। Now here I will show you some examples of different type of epithelium. So here you can see epithelium, simple squamous epithelium. It is present in the lungs and these are the different structures. यहाँ पे आप उसके structure भी देख सकते हो, एकदम flat type का होता है। Then comes the simple cuboidal epithelium जो किडनी में होता है, उसका structure यहाँ पे आप देख सकते हो cuboidal structures है। यहाँ पे simple columnar epithelium वो intestine के अंदर present होता है एंड वो फूड को आगे पास करने में हेल्प करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम उसको सिलिएटेड ही बोलेंगे, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, या आप उसको सूडो स्ट्रेटिफाइड हम यूज नहीं करेंगे, ये सूडो स्ट्रेटिफाइड, हम सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ये होता है, एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम वो इसोफेगस के अंदर होगा। अंडरस्टूड। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टाइप का एपिथेलियम कौन से बॉडी के पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। Since they are arranged in a pattern of layers, the epithelium is called stratified squamous epithelium. तो जो सिंपल स्क्वामस है तो उसमें एक ही लेयर होता है, तो बहुत सारे लेयर है तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। Where absorption and secretion occurs, as in the inner lining of the intestine, tall epithelial cells are present. तो जहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन ये सब चीजें होती है, जैसे कि इंटेस्टाइन के अंदर होता है ये कि हम ब्लड एब्जॉर्ब करते हैं, विलाई बोलते हैं जनरली, विलाई के थ्रू ब्लड एब्जॉर्ब होता है, तो ऐसे टाइप के विलाइज होंगे, तो वहां पे टॉल एपिथेलियल यूज करते हैं, मतलब ये विलाइज है, तो वो कौन से टाइप के टिश्यू से बने होते हैं, तो लेट अस सी। दिस कॉलमनर मींस पिलर लाइक epithelial facilitates the movement across the epithelial barrier. ये जो कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं वो हेल्प करते हैं फूड एब्जॉर्ब करने में, आगे ट्रांसपोर्ट करने में, मूवमेंट करने के लिए। इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू आल्सो एज अ सीलिया, मतलब छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको सीलिया बोलते हैं। ये कॉलमनर एपिथेलियल वहां पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, which are hair like projections on the outer surface of epithelial tissue. ये hair like projection, cilia मतलब छोटे छोटे hair like projections. This cilia can move and their movement pushes the mucus forward to clear it. This type of epithelial is thus ciliated columnar epithelium. तो यहाँ पे जो छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करेंगे, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर है, तो वो मुकस जो होता है, मतलब हम जनरली बोलते हैं कफ, ये कफ को आगे मूव करने में ये सीलिया, छोटे छोटे सीलिया हेल्प करते हैं, एंड इसीलिए हम ये एपिथेलियम टिश्यू को सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम नाम दिया है। गॉट इट। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, that is with the cube shaped cells, form the lining of kidney tubules and the duct of the salivary gland where it provides the mechanical support. तो जहाँ पे ये स्ट्रेंथ चाहिए हमें तो वहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम यूज किया जाता है, मतलब जनरली यूज होता है, हम नहीं बनाते, ये नेचुरली है, वहाँ पे यूज होता है, राइट।
तो सैलिवरी ग्लैंड है, वहां पे भी क्यूबोइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, एंड जहाँ पे जनरली मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत है, मतलब स्ट्रेंथ की जरूरत है, तो ये क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. Epithelial cells often acquire additional specialization as a gland cells, which can secrete substances that epithelial surface, right? Which can secrete substances at the epithelial surface. मतलब ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी बोलते हैं उसको बहुत बार. तो ये एपिथेलियल सेल्स क्या करते हैं कि बहुत बार कुछ सीक्रेट करने का चीज आता है, मतलब सीक्रेट मतलब कुछ बनाना है, प्रोड्यूस करना है, तो वहां पे ये एपिथेलियल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं. तो जब यहाँ पे एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं और वो सीक्रेट करते हैं ग्लैंड्स के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम. Sometimes a portion of epithelial tissue folds inward and a multicellular gland is formed. This is a glandular epithelium. Okay, तो जब भी ये एपिथेलियल टिश्यूज है, वो अंदर एक छोटा सा होल जैसा जगह रहता है, जिससे उसके अंदर से सिक्रेशन हो पाए हॉर्मोन्स का. तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम. अंडरस्टूड? तो this was all about epithelial tissue. In next lecture, we will study about connective tissue, muscular tissue, and nervous tissue. Thank you and have a great day.